2014 से 2026 पिछले 12 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब बीजेपी को झुकना पड़ा है, बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी है और मोदी सरकार कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास करवाने में कामयाब नहीं हो सकी। अपोजिशन ने, खासतौर पर कांग्रेस ने, टीएमसी ने और समाजवादी पार्टी ने इसको अपनी शानदार जीत करार दे दिया है, अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर करार दिया है और इन लोगों ने कहा है कि आइंदा बीजेपी को इसी तरह जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी और किसी भी बिल को पास कराने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाएगी। प्रियंका गांधी ने आकर सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, महबूबा मोइत्रा ने वीडियो जारी की है, सुप्रिया श्रीनेट ने तो सीधे कह दिया कि बीजेपी को अब याद रखना चाहिए कि आइंदा कोई भी ऐसी गलती न करे। कानून के साथ खिलवाड़ करने की, आइन में संशोधन करने की बीजेपी को आइंदा कभी भी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। मामला क्या है, कल की वीडियो में मैंने तफसील से बताया था, एक मर्तबा जरूर जान लीजिए। बीजेपी दरअसल डीलिमिटेशन कराना चाहती है, यानी लोकसभा की सीटों की जो तादाद है उसको 500 से बढ़ाकर बीजेपी 800 करना चाहती है। अभी लोकसभा की टोटल सीट की तादाद है 543, बीजेपी उसको बढ़ाकर 816 करना चाहती है और बीजेपी के करने का मकसद यह है कि इससे बीजेपी की जो सरकार है वो बनी रहे, बीजेपी हमेशा पावर में आए, उसके लिए बीजेपी डीलिमिटेशन कराना चाहती है और काफ़ी पहले से बीजेपी का मंसूबा है। मोदी सरकार ने पुरानी पार्लियामेंट की जगह जो नई पार्लियामेंट बनवाई है उसमें भी 800 से ज़्यादा मेंबराने पार्लियामेंट की सीटें हैं, तो बीजेपी का पहले से मंसूबा है कि हमें डीलिमिटेशन कराना है और मेंबराने पार्लियामेंट की तादाद को बढ़ाना है। 2024 में ही बीजेपी ये करना चाह रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 240 सीट ही आई, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकी सीटें, यानी अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाने के भी काबिल नहीं थी। वैसे नरेंद्र मोदी साहब 400 पार का नारा लगा रहे थे, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर इस वक्त बीजेपी सरकार बनाई हुई है और एनडीए के टोटल एमपीज की तादाद है 293। अब बंगाल इलेक्शन सामने है, उधर तमिलनाडु में इलेक्शन है, केरला का इलेक्शन हो चुका है। अब बीजेपी चाह रही है कि 2029 में दोबारा हमारी सरकार बन जाए, हमारे लिए हुकूमत बनाना यकीनी हो, उसके लिए अभी से इंतज़ाम करना होगा, मनसूबा बनाना होगा। और बीजेपी को लगा कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहा है और इस दौरान अगर हम पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे, किसी भी बिल को पास कराने की कोशिश करेंगे तो तमिलनाडु के जो एमपीज़ है वो पार्लियामेंट में नहीं आ पाएंगे। इसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी के जो एमपीज़ है वो बंगाल का इलेक्शन छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा अहम बंगाल का इलेक्शन है और इस दौरान जितने एमपीज़ पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे उन सब का सहारा लेकर हम डीलिमिटेशन बिल को पास कराने में कामयाब हो जाएंगे। अब बीजेपी ने यहाँ पर भी खेला किया, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त सिर्फ बीजेपी का आईटी सेल काम नहीं करता है, बल्कि कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो भी मजबूती के साथ काम करता है और बीजेपी के हर प्रोपेगेंडा को नाकाम बना देता है। अब बीजेपी का असल मकसद तो यही था कि डीलिमिटेशन बिल को पास कराना है और डीलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए ज़रूरी होगा आइन में अमेंडमेंट कराना, तरमीम कराना। चुनांचे आइन की 131वीं तरमीम का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया और जब भी आइन में कोई अमेंडमेंट होता है, कोई तरमीम होता है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी काफ़ी नहीं होती, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी काफ़ी होती है, यानी 2/3 वोट आपके फेवर में आ गया तो कोई भी अमेंडमेंट पास होगा, वरना वो अमेंडमेंट पास नहीं होगा। और जब अमेंडमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप डीलिमिटेशन का बिल पास करा सकते हैं। अब बीजेपी के पास इस वक्त अपने दम पर पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, बल्कि सिंपल मेजॉरिटी है, क्योंकि पार्लियामेंट में टोटल एमपीज़ की तादाद है 543 और 2/3 मेजॉरिटी होता है 360, तो 67 वोट बीजेपी के पास कम हो रहे थे। अब बीजेपी को लगा था कि तमिलनाडु के एमपीज़ नहीं आएंगे, टीएमसी के एमपी नहीं आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज़ को, कुछ कांग्रेस से हम तोड़ लेंगे और इस तरह हम 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, बिल पास हो जाएगा और 2029 में ही हम सरकार बनाने में इस तरह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन
तमिलनाडु के एमपीज भी पार्लियामेंट में पहुंच गए, टीएमसी के एमपीज भी इलेक्शन छोड़कर पार्लियामेंट में पहुंच गए और जब अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पेश हुआ तो टोटल एमपीज इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे 528 और इस बिल के पास होने के लिए वोट चाहिए था 352, लेकिन सिर्फ 298 वोट ही मिल सका और 230 वोट इस बिल के खिलाफ दिया गया और इस तरह यह बिल पास नहीं हो सका। यह बिल सीधे औंधे मुंह गिर गया और पिछले 12 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ। अब बीजेपी ने यह नहीं कहा कि डिलिमिटेशन बिल को इन लोगों ने पास नहीं होने दिया, या बीजेपी के जितने नेता हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि एमपीज की तादाद हम बढ़ाना चाह रहे हैं और ये कांग्रेस को पसंद नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि वोमेन रिजर्वेशन बिल को पास होने से रोक दिया है कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, अपोजिशन ने। बल्कि जो 3 बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है, वो जो 3 बिल शेड्यूल हुआ है, उसमें एक भी बिल में वोमेन रिजर्वेशन बिल नहीं लिखा हुआ है। एक बिल है अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा बिल यूटी के हवाले से है और तीसरा बिल डिलिमिटेशन के हवाले से है। तो एक बिल भी इसमें वोमेन रिजर्वेशन से मुताल्लिक नहीं है। अब बीजेपी ने चालाकी क्या की कि साल 2023 में ही बीजेपी एक बिल लेकर आई थी जिसका नाम था वोमेन रिजर्वेशन बिल, और वो बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुआ तो अपोजिशन ने, तमाम लोगों ने उस बिल के हक में सपोर्ट कर दिया कि 33% रिजर्वेशन वोमेन को मिलेगा। वो बिल पास भी हो गया, लेकिन उसी बिल में बीजेपी ने शर्त भी लगा रखी थी कि बिल उसी वक्त नाफिज होगा जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, यानी लोकसभा में सीटों की तादाद 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। अब इस वक्त अपोजिशन ने कहा, उस वक्त भी अपोजिशन ने कहा कि आप वोमेन को रिजर्वेशन 543 में से ही दीजिए, डिलिमिटेशन की उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन बीजेपी को असल कराना है डिलिमिटेशन, बीजेपी को पार्लियामेंट में एमपीज की तादाद बढ़ाना है, इसलिए बीजेपी ने शर्त लगा दिया था कि जब डिलिमिटेशन होगा 816 तादाद होगी तभी वोमेन रिजर्वेशन बिल नाफिज होगा। अब जब पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं हो सका, डिलिमिटेशन बिल औंधे मुंह गिर गया, तो बीजेपी की तरफ से हंगामा किया जा रहा है कि कांग्रेस और तमाम अपोजिशन पार्टी महिला मुखालिफ है, वोमेन मुखालिफ है, और जो काम अपोजिशन का होता है, अपोजिशन के अरकान विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कल बीजेपी ने आकर के विरोध किया है, प्रोटेस्ट किया है और बीजेपी वाले हंगामा कर रहे हैं कि ये महिला विरोधी पार्टी है। महिला विरोधी तो आप हैं। साल 2010 में भी ये बिल पास हुआ था और 2023 में भी पास हो चुका है। मुतालबा तो सभी का यही है कि आप 543 में से ही वोमेन को रिजर्वेशन दे दो, 33% उनको ही एमपी बना दो, लेकिन इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, क्या कुछ प्रियंका गांधी ने कहा, जरा सुनिए। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौक़ों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन, 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई
उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी, और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए, और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। इस पूरे मामले पर AIMIM के नेशनल स्पोक पर्सन है आसिम वकार, उन्होंने मिलर टाइम्स के लिए एक वीडियो भेजा है, आप इसको सुनिए। महिला आरक्षण बिल पर मोदी जी पूरे देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। देश के साथ साथ खासकर आधी आबादी को, यानी हमारी महिलाओं को, जिनकी आबादी लगभग 50% देश में है, उनको गुमराह करने का और धोखा देने का काम कर रहे हैं। और उनके लोग और वो खुद ये मैसेज पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष, अपोजिशन इंक्लूडिंग कांग्रेस, सपा, टीएमसी और सभी विपक्षी दल महिला विरोधी हैं। जबकि सच्चाई में बात यह है कि मोदी जी 33 तो छोड़िए, 1% महिला को भी किसी तरह का कोई फायदा या आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। अब मैं देश की महिलाओं से कह रहा हूं कि आप मोदी जी से सवाल पूछिए और मोदी जी आपको जवाब देना है कि 33% आरक्षण क्यों ला रहे हैं आप, जबकि देश में 50% की लगभग महिलाएं हैं। तो आप 33% आरक्षण लाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि ये 17% जो बची हुई महिलाएं होंगी, इनके साथ आप हक तलफी कर रहे हैं? ये जो 33 को आप दे देंगे और 17 को नहीं देंगे, तो ये 17 के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं आप? और जो बची हुई 17 है उनके साथ आप इंसाफ कैसे करेंगे? और मोदी जी के लोग पूरे देश में चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी, फला 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 सब महिला विरोधी हैं। कहाँ से महिला विरोधी हैं? और जो सबसे अहम बात मैं देश की सभी महिलाओं से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग मिलकर मोदी जी से कहिए कि 33 नहीं, 50% का बिल लेकर आइए, 50% आरक्षण दीजिए। मोदी जी देने ही नहीं चाहते हैं आप लोगों को। और जिस तरह से लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास कराया, मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप संविधान संशोधन बिल पास करा सकते हैं तो फिर ये आपका महिला आरक्षण बिल गिर कैसे जाता है?
आप मैसेज क्या देने जा रहे हैं? आप जो सा बिल चाहते हैं वो आप पास करा लेते हैं और जो सा बिल आप चाहते हैं उसको आप गिरा देते हैं। तो मोदी जी इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। शाह साहब आप कल बहुत देर बोले, मैंने सुना आपको। स्मृति ईरानी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। खाली इतना बता दीजिए कि जब महिलाओं की आबादी 50% है तो बिल 33% का क्यों? ये देश सवाल पूछ रहा है और मैं चाहता हूं पूरा विपक्ष मोदी जी पर दबाव बनाए कि बिल लाइए 50% पर। है हिम्मत आपकी, लाइए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने भी इस पर सख्ती से एतराज़ किया और कहा कि बीजेपी हम लोगों को बेवकूफ़ समझती है, हमको मूर्ख बनाना चाहती है, लेकिन हम महिलाओं के साथ हैं। आप 543 में से ही महिलाओं को अभी रिजर्वेशन दे दीजिए, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। संजय सिंह के अलावा सुप्रिया श्रीनेट ने भी एक वीडियो जारी करके इस पूरे मामले की वजाहत की है। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the All India Trinamool Congress. Today, the 17th of April 2026, is a historic day for India and for India's democracy. We, the United Opposition, the Indian National Congress, the DMK, the Samajwadi Party, the All India Trinamool Congress, and all the other smaller members of the India bloc, the opposition, have resoundingly defeated the ill-thought-out delimitation constitutional amendment brought in by the Modi-led BJP government. They called it a women's reservation bill, when in truth, the women's reservation bill has already been passed in 2023, when all they need to do is to have 1/3 seats reserved out of 543 for women immediately if they wanted to. Instead of doing that, they came up with a diabolical plan to increase the number of seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas based on a 2011 census, so not on the latest census. And by doing this, they were going to adversely affect the share of the southern, the northeastern, and the eastern states in the total. We have resoundingly defeated them. They needed 2/3 majority to pass this constitutional amendment. They got only 298 votes, whereas the opposition got 230 votes. And a lot of us could not even make it because of the elections in our states. This is the beginning of the end. This is the beginning where the narrative starts to change. We can do it. For the first time, we have done this. We have shown them. And going forward, they have lost today. The BJP will lose Bengal. They will lose Kerala. And going on, this will be the beginning of their decline. So Satyamev Jayate, truth always triumphs. We should never give up. इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी देर पहले देश को संबोधित किया, 29 मिनट का भाषण दिया, 58 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर मिनट में 2 बार कांग्रेस को याद कर रहे थे। इस तरह से बौखलाए हुए, इस तरह से घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार झूठ बोलते हैं और आज भी घड़ियाली झूठ बोल रहे थे। घड़ियाली आंसू बहाइए मत, महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए, महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं था। और अगर आप महिला आरक्षण के बारे में सीरियस हैं मोदी जी, तो मंडे को सेशन बुलाइए। 334A जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको लाइए। 543 जो प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसमें 1/3 रिजर्वेशन दीजिए। 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करिए। समूचा विपक्ष आपका साथ देगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप महिला आरक्षण के लिए सीरियस ही नहीं है। अगर सीरियस होते तो 21 सितंबर 2023 को जो आपने बिल पारित किया उसमें आप सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्तें ना डालते। हम तो तब भी कहते थे मत ये शर्तें डालिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं 2024 की लोकसभा में चुनकर आएंगी। हमारी बात मानी होती तो असम से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, हरियाणा, जो चुनाव उसके बाद हुए, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हर जगह महिलाओं की संख्या भारी होती। लेकिन आपने तब हमारी नहीं सुनी। यकाएक आप जागे और आपको लगा कि आप साजिशन महिला आरक्षण के पीछे छिपकर मन मर्जी से अलोकतांत्रिक तरीके से एक डिलिमिटेशन कर देंगे, परिसीमन कर देंगे। लेकिन समूचा विपक्ष खड़ा हो गया, इस देश की आवाज बन गया और आपको आपके इस काम से रोक दिया। मैं समझ सकती हूं आपकी बौखलाहट। पहली बार आपका बिल इस तरह हराया गया है। 1990 के बाद इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हराया गया है। 2002 में पोटा हराया गया था राज्यसभा में। ये 1990 के बाद लोकसभा में ऐसा कोई बिल है जो हराया गया है। तो मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं, लेकिन आपकी झुंझलाहट का यह मतलब तो नहीं है ना कि आप महिलाओं को औजार बना लीजिएगा। महिलाएं बड़ी समझदार होती हैं, सब कुछ समझती हैं मोदी जी। अब डिलिमिटेशन की बात करते हैं, जिस इशू से आप बचना चाह रहे हैं, इधर उधर भागना चाह रहे हैं। हम तो 50% करने को तैयार थे, बिल में क्यों नहीं डाल दिया आपने? अगर आप इतने सीरियस थे बिल में डाल देते 50%, आपने नहीं डाला। आपने कहा हम तो सर्वसम्मति कहां बनाई आपने? 29 अप्रैल के बाद कर लेते। 3-3 चिट्ठियां लिखी गई, रुक जाइए 29 अप्रैल के बाद कर दीजिए, आपने नहीं माना। और आप इतने सीरियस हैं विमेंस रिजर्वेशन के बारे में कि जो सितंबर 2023 का कानून पारित था
उसको नोटिफाई आपने 16 अप्रैल 2026 को रात को 9:55 पे कराया, जब बिल उसके अमेंडमेंट के लिए टेबल हो चुका है, बहस शुरू हो गई है, उसके बाद आप उस अमेंडमेंट को नोटिफाई करा रहे। इतनी तो सीरियसनेस है आपकी इसको लेकर। खैर, मंसूबा जो आपका था डिलिमिटेशन करने का, उसका जो एक ट्रेलर था वो देश ने देखा है, असम में और जम्मू कश्मीर में। असम और जम्मू कश्मीर में आपने मनमाने तरीके से डिलिमिटेशन किया, सिर्फ जिससे कि आप सत्ता में काबिज रहे। यहां काट छाट, वहां जोड़ दो, यहां काट दो, ये किया आपने। इसीलिए असम की और जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंसीज में कहीं पर 8 लाख वोटर है, कहीं पर 25 लाख है, कहीं पर 6 असेंबली है, कहीं पर 12-15 असेंबली है। अगर यूनिफॉर्म ही करना था तो ढंग से करते डिलिमिटेशन। इसलिए देश आपकी साजिश समझता है, देश ये जानता है कि आप क्या करना चाह रहे थे और देश ने उसी का विरोध किया है। आप लगातार झूठ बोलते हैं। आपने आज खड़े होकर कहा महिला सब कुछ भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूल सकती। इसका अंदाजा तो आपको होगा। आपको पता है कौन अपना अपमान नहीं भूला है? वो 2 बेटियां मणिपुर की जिनको आदमखोर की भीड़ ने नोचा और आपने एक शब्द नहीं कहा। अपना अपमान ना हाथरस की गुड़िया ने भूला है, ना कुलदीप सिंह सेंगर की विक्टिम ने भूला है। प्रज्वल रेवन्ना ने जिनका मास रेप किया था वो भी अपना अपमान नहीं भूली, और आप प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन करने वहां पहुंचे थे। एक एक वोट जो उसको मिलेगा वो कह रहे थे आप हमें मिलेगा। असलियत यह है कि जो हमारी डेकोरेटेड एथलीट्स थी, जिनको आपने सड़कों पर घसीटा, जिनको आपने बाल पकड़ के खींचा, मरवाया और आप ब्रजभूषण के साथ खड़े रहे, वो भी अपना अपमान नहीं भूलेंगी। महिलाएं अपमान नहीं भूलती हैं, ये आपको समझना होगा। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, इस देश की महिलाओं को बेवकूफ समझने की जो मूर्खता आप कर रहे हैं वो मत कीजिए। इस देश की महिलाएं चाहती हैं सदन में आना, लेकिन वो समझती हैं आपकी साजिश। जो आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाह रहे थे, वो समझती हैं आप कैसे विभाजन करना चाह रहे थे। अगर आप सीरियस हैं तो मैं फिर से कहूंगी, लाइए विमेंस रिजर्वेशन बिल और 2023 के बिल में अमेंडमेंट कीजिए। 543 लोकसभा में 181 रिजर्व करिए महिलाओं के लिए। 100% समर्थन आपको देंगे। ये बात खुद राहुल गांधी ने, ये बात हमारी नेत्री प्रियंका जी ने, हमारे अध्यक्ष ने, सब ने कही है। अगर हिम्मत है तो वो करके दिखाइए। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। और मोदी जी, चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, आप सिर्फ विपक्ष को गरियाने के लिए टीवी पर आए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप ब्रीच करते हैं। अब ये अलग बात है कि ज्ञानेश जी जो आपके बिल्कुल शिष्य हैं वो तो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हैं विशुद्ध राजनीति है। और अंत में एक बात कहूंगी, उम्र में थोड़ी सी छोटी हूं आपसे, आप ना उस राजा की तरह हैं जो कहता है राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। ये सुबह सुबह की बात है। आपका जनाधार, आपका लोगों से संपर्क इस तरह टूट चुका है और आपके आसपास वाले जो चरण चुंबक हैं वो आपको बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो धर पकड़े जा रहे हैं। देश समझ रहा है, इस साजिश को समझ रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, और देश जान रहा है कि झूठ बोलने में आप नंबर 1 चैंपियन हैं। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और भी कई नेताओं ने इस पर बयान दिया है। पार्लियामेंट में भी ज़बरदस्त बहस हुई और अपोजिशन की कामयाबी यह है कि अपोजिशन को तोड़ने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी। अखिलेश यादव से भी बीजेपी ने बातचीत की थी, क्योंकि अपोजिशन में इस वक्त दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। पार्लियामेंट में अपोजिशन में सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस के पास है 98, उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास है 37, उसके बाद फिर टीएमसी है और डीएमके है, तो इन लोगों के पास ज़्यादा एमपीज़ है। साउथ को भी अलग करने की कोशिश की थी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो नॉर्थ इंडिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, ये पूरा काव बेल्ट कहा जाता है और यहाँ बीजेपी का जो वोट है अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ के लोग हिंदुत्व की पॉलिसी को अपना चुके हैं और वो बीजेपी को वोट करते रहते हैं। लेकिन बीजेपी के रास्ते में अगर कोई स्टेट रुकावट बनता है तो वो साउथ का है। अभी तक साउथ को बीजेपी फतह करने में कामयाब नहीं हो सकी है। अब बीजेपी का एजेंडा यही था कि अगर सीटों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी 816, तो 816 में डिलिमिटेशन करके नॉर्थ इंडिया में सीटें ज़्यादा कर दी जाएगी, खासतौर पर उन स्टेट में जहां बीजेपी की जीत यकीनी है। और जिन सूबों में बीजेपी को ज़्यादा वोट नहीं मिलता या जहां बीजेपी का वोटर्स नहीं है, वहां सीटों की तादाद कम रखी जाएगी और इस तरह सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही जीत करके बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन ने इत्तेहाद का, यकजहती का सबूत पेश किया और बीजेपी को इस एजेंडा में कामयाब नहीं होने दिया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का असल एजेंडा ये था कि तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में इस एजेंडा को चलाना के अपोजिशन पार्टी ख़ासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी महिला मुखालिफ है और महिलाओं के हक़ में इन्होंने बिल को पास होने नहीं दिया। लेकिन ये एजेंडा न तो
तमिलनाडु में चलने वाला है और न ही वेस्ट बंगाल में चलने वाला है। तमिलनाडु में तो बिल्कुल भी गोदी मीडिया का जहर नहीं फैलेगा, क्योंकि वहाँ की ज़ुबान अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का चुनावी अंदाज अलग है। और बीजेपी को पूरे तमिलनाडु में 1 या 2 से ज़्यादा सीटों पर कभी जीत भी नहीं मिल पाती है। बीजेपी का कोई नाम लेने वाला भी तमिलनाडु में नहीं है। अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी ये प्रोपेगेंडा करेगी कि ममता बनर्जी या अपोजिशन पार्टी महिला मुखालिफ है, तो इस वक्त ममता बनर्जी के स्टेट में या ममता बनर्जी की पार्टी में जितने बड़े बड़े चेहरे हैं वो सारे के सारे महिलाओं के ही है। पुरुषों का चेहरा तो बंगाल में गायब ही है। टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद अगर कोई और बहुत ही मशहूर चेहरा है तो महुआ मोइत्रा का है, जो पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तरह बोलती है, वो भी एक महिला है। महुआ मोइत्रा के बाद टीएमसी का एक और चेहरा बहुत ज़्यादा फेमस है इन दिनों पब्लिक में, और वो सयानी घोष का है। ये भी महिला है, लगातार रैलियां कर रही है और इंस्टाग्राम पर इनकी रील सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। और भी बहुत सारी महिलाएं ममता बनर्जी की पार्टी में हैं। तो बीजेपी का ये एजेंडा वेस्ट बंगाल में चलने वाला नहीं है। वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने कई तरह की कोशिशें की है, उस पर मैं आगे गुफ्तगू करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।